नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल लास्ट वीडियो में अपन ने कूलाम नियम देख लिया था। उसके बाद में माध्यम का पैदा विद्युतांक का वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि कूलाम नियम का सदिश निरूपण क्या है। कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का जो सदिश निरूपण है वो अपन यहाँ पे बताना चाहेंगे। जब कूलाम नियम के सदिश निरूपण में आपको क्या बताना है कि कोई भी दो बिंदु आवेश है, ठीक है, और वो बिंदु आवेश है वो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, और वो बल क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे एक रस्सी है, देखो एक रस्सी बीच में, यही मान लो मार्कर होता, मैं इधर से भी खींच रहा हूँ, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो ये मार्कर बीच में कब तक रहेगा, इधर भी उतना ही बल लग रहा है और इधर भी इतना ही बल लग रहा है, तो दोनों बल क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो वो अपने पास क्या कहलाएगा कि ये चीज अपन बता देंगे कूलाम नियम के सदिश निरूपण में अपन सिद्ध कर सकते हैं। कूलाम नियम के सदिश निरूपण में अपन ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होते हैं वो परिमाण में बराबर होते हैं परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, तो वो चीज अपन यहाँ पे दो प्रूफ करना चाहेंगे। जैसे देखो ये कह देता कि अपन एक निर्देश तंत्र है, वो ये मान लो निर्देश तंत्र है, वो एक्स वाई ये कह रहा हूं, ठीक है। इसमें अपन ये मूल बिंदु कह दें, तो मूल बिंदु से अपन ये कह दें कि R1 और R2 दूरियों पर, R1 और R2 दूरियों पर क्रमशः दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश हो गया Q1, दूसरा बिंदु आवेश हो गया Q2, ठीक है ना। अब ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा और ये आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा, तो दोनों बल क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये चीज अपन कूलाम नियम के सदिश निरूपण में सिद्ध करना चाहिए। सपोज करो जैसे कि Q1 आवेश है, वो यदि Q2 के ऊपर कोई बल लगा रहा है, Q1 आवेश Q2 के ऊपर बल लगा रहा है, तो वो मैं कह रहा हूं कि F21 है। Q1 आवेश Q2 के ऊपर बल लगा रहा है तो वो क्या होगा, F21 है, और Q2 आवेश यदि Q1 के ऊपर बल लगाएगा तो वो क्या होगा, F12 रहता है। डायग्राम में तो हो गया कि अपन एक ऊपर U लग रहा है तो एक नीचे की ओर लग रहा है, परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। ये चीज अपन लोग अपने को यहाँ पे जो प्रूफ करना चाहेंगे वो ये करना चाहेंगे, वेक्टर रूप में देखेंगे तो ये होगा, वेक्टर रूप की यदि अपन बात करेंगे तो ये होगा, और अपने पास परिमाण में अपन यदि बात करेंगे तो इनका परिमाण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। ये चीज अपन लोग यहाँ पे सिद्ध कर देंगे कि वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो माइनस चिन्ह लेना है, और वेक्टर नहीं ले रहे हैं तो अपने पास ये मैग्नीट्यूड अपन ये बता दें, तो ये अपने पास से अपने को यहाँ पे सिद्ध कर देंगे। देखो यहाँ पे अपन दो बातें मैं लिख देता हूँ कि माना कि देखो अपन ये कह देंगे कि माना कि किसी निर्देश तंत्र में R1 एवं R2 दूरियों पर दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 स्थित है, ठीक है। या मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि माना कि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष Q1 और Q2 आवेश स्थित हैं जिनका स्थिति सदिश क्रमशः R1 एवं R2 है, एक ही बात हम, ठीक है। तो वो बने कह रहे हैं कि माना कि किसी निर्देश तंत्र में R1 और R2 दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 स्थित है, ठीक है। अब अपन ये कहते हैं देखो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, और वो स्थिति सदिश मैं कह रहा हूं R21। देखो ये 21 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश, ये पहले बने कहेंगे 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश, तो ये कह दें Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश ये है, ठीक है। और इसी प्रकार अपन ये कह देंगे तथा Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 वेक्टर है,
तो देखना देखो अपने पास क्या होगा। दो बातें देखना देखो, एक तो कह रहा हूं Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है, तथा मैं कह रहा हूं कि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल क्या है, F21 वेक्टर है। तो देखना देखो, ये अपन ये कहते हैं मूल बिंदु से हमेशा डायरेक्शन निकालते हैं अपन, और ये कह रहे हैं Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, तो R21 वेक्टर हो गया और इसके कारण लगने वाला बल ही हो गया। अब आपको बताएं कि अपन कूलाम नियम पढ़ते हैं तो देखो ये भी बिंदु आवेश और ये भी बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस बल का मान बोलना देखो कितना होगा, तब अपन ये कहते हैं क्या, F21 वेक्टर इक्वल की Q1 Q2 अपॉन में इनके बीच की दूरी देखना, इनके बीच की दूरी क्या है, R21 का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, R21 कैप हो गया। ठीक है ना, ये एक बार आप देखो समीकरण नंबर 1 मान, ये F21 वेक्टर है वो अपने पास ये निकल के आ जाएगा इस डायग्राम से। अब देखो उसके बाद में यहीं से देखो अपन यदि एक बात और कहते हैं, इसको चलो समीकरण नंबर 1 नहीं करते तो आपने को बताया इस बल की दिशा क्या होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, और वो अनुदिश के अकॉर्डिंग अपन क्या बता देंगे, इकाई सदिश बता देते हैं। ठीक है, याद होगा तो अपन ने ये नहीं लिखा था क्या, F के Q1 Q2 अपॉन में R, और वेक्टर फॉर्म में कहा था तो यहाँ पे क्या लगा दिया था, R कैप लगा दिया था। कूलाम नियम का सदिश रूप आपने ये लिखा था। तो यही अपन ने कहा कि देखो Q1 आवेश के कारण Q2 के ऊपर लगने वाला बल F21 है और इनके बीच की दूरी ये है, तो इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला बल तो ये हो गया, और इस बल का मान क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इसके अनुदिश इकाई सदिश हो गया। अपन 11th क्लास में पढ़ा है, आपको याद होगा कि 11th क्लास में क्या पढ़ा है, अपन कोई इकाई सदिश कहते हैं, इकाई सदिश पढ़ा होगा, या मैं कहता हूं इसका दूसरा नाम लिखा होगा मात्रक सदिश, या इसका नाम आपने लिखा होगा मात्रक सदिश, या आपने लिखा एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, उससे आप क्या कह देंगे, इकाई सदिश कह देंगे। और इकाई सदिश हमेशा एक दफा अपने पास ये कह देंगे, इकाई सदिश जिसका परिमाण क्या होगा, हमेशा 1 होता है। तो अपन देखो ए कैप लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, कैप से व्यक्त करते हैं इकाई सदिश को, तो कैप को लिखेंगे तो ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं क्या, ए कैप अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड अपन कह देंगे। तो देखना देखो यही लाइन अपने पास क्या बन जाएगी, यहाँ ए की जगह अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, R21 कैप कर दें, तो ये क्या होगा, R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा। तो इसकी जगह अपन मान लगा सकते हैं, देखना इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, अपना मान लगाएंगे। तो देखो F21 वेक्टर कितना होगा, कि Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा, R21 का स्क्वायर, और ये होगा R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नहीं होगा। इसको एक बार आप समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। ठीक है ना, बोलना देकर ये कहें, यहां तक बोलो भाई कोई दिक्कत हो तो देखें एक बार वापस से कि अपन ये कह रहे हैं कि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं देखो 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश, तो अपन कह रहे हैं Q1 आवेश के कारण Q2 के ऊपर लगने वाला बल F21 है, और इन बलों के बीच की दूरी कितनी है, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R21 है। तो अपन लोग ये कह देंगे कि आवेश बल क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कूलाम नियम के सदिश रूप से आपने लिख दिया। अब मैंने इतना सा चेंज किया है कि यहाँ पे कैप को क्या लिख दिया, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड लिख दिया, क्योंकि इकाई सदिश को अपन इसी प्रकार से लिखते हैं कि पहले उसका वेक्टर होना चाहिए या मैग्नीट्यूड होना चाहिए। एक बार अपन देखो थोड़ा सा विस्तृत कर रहे हैं, फिर मैं आपको डायरेक्टली भी बताऊंगा कि उसको आप डायरेक्टली यूं भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो अपन लोग ये कह देंगे कि अपने पास ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, अपन ये ए की जगह क्या लिख देंगे 21, तो ये 21 वेक्टर हो जाएगा, 21 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये बात यहाँ पे लगा दो, तो ये F21 हो जाएगा, ये अपने पास ये बनी। अब देखो उसके बाद में ऐसे कैसे अपन लोग यहाँ पे थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूँ, वो चेंज वाली लाइन देखना, देखो अपन क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि त्रिभुजों का सदिश योग नियम,
त्रिभुजों का सदिश योग नियम में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं यदि किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करती हैं तो तीसरी भुजा जो इनको मिलाती है और मिलाने वाली जो भुजा होगी वो विपरीत क्रम में क्या करेंगे, इनके योगफल को व्यक्त करेगी। तो एक त्रिभुज बन गया, देखो इसको ओ मान लो, ये ए बिंदु कह दो, ये बी कह दो, तो त्रिभुज देखो अपने पास बन गया ओ ए बी, ओ ए बी बन गया। और इसमें मैं कह रहा हूं त्रिभुजों का सदिश योग नियम, सदिश योग नियम की बात अपन करें, त्रिभुजों का सदिश योग नियम अपन कहेंगे तो इसकी दो क्रमागत भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करती हैं। देखो ये भुजा और ये क्रमागत भुजा हो गई, दो सदिशों को व्यक्त कर रहे हैं, दोनों की दिशा देखो सेम है, तो विपरीत क्रम में इनको क्या करेंगे, R2 क्या करेंगे, विपरीत क्रम में इन दोनों के योगफल को व्यक्त करेगी। तो इन दोनों के योगफल को व्यक्त करेंगे तो ये हो गया क्या, R1 प्लस R21 वेक्टर बराबर क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया। तो R21 वेक्टर बराबर क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया। तो इस बल का मान देखो यहाँ पे अपन इसकी जगह मान लगा सकते हैं, इसकी जगह अपन यहाँ पे मान लगा देंगे। तो इसकी जगह देखो अपन मान लगा के और लिखना चाहेंगे तो वो अपन देखो ये कह देंगे F21 के Q1 Q2 अपॉन में देखो ये स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड है, तो स्क्वायर भी अपने पास क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा क्या, और ये भी धनात्मक ही होगा। तो इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ क्या मैं, इन दोनों को लिखूंगा तो ये हो गया क्या, देखो Q और ये क्या हो गया 21 वेक्टर। अब इसको भी देखो ऐसा लिख दें, K हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, इसकी जगह तो अपन देखो ये मान लगा दोगे, लगाना चाह रहे तो नहीं, एक बार यूं का यूं रख लो इसको, और इसकी जगह मान लगा दो, इसकी जगह मान लगाएंगे तो ये हो गया क्या, इसकी जगह अपन यदि मान लगा रहे हैं तो ये अपन ये कह देंगे समीकरण नंबर 2 कहते हैं। तो ये तो अभी ये हुआ है कि Q1 आवेश के कारण Q2 के ऊपर लगने वाला बल F21 का मान अपन ने ये निकाल लिया। अब देखना कि जब ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है तो ये आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा क्या, ये आवेश भी क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा। तो देखो वो बल अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये जो समीकरण अपने पास आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि देखो जब कंपैरिजन करेंगे तो अपन डायरेक्टली इस समीकरण से कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 से। देखो यही हुआ क्या अपने पास F21 वेक्टर इक्वल क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन में R21 मैग्नीट्यूड इसकी क्यूब होगी, और ये क्या हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया। ये अपने पास क्या होगी, समीकरण नंबर अपने पास 2 बन गई है। ठीक है, अब अपन देखो यहां से एक बात और बताना चाहते हैं, वो देखना, देखो अपन क्या बताना चाह रहे हैं यहां से देखना कि मैं ये कह रहा हूं कि Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R12 वेक्टर है। देखो इस बार ये कह देंगे R12 वेक्टर है और लगने वाला बल ये भी है, ठीक है ना। इस बार ये काम नहीं करेंगे भी नीचे वाली लाइन, तो ये अपन ये कह रहे हैं कि इस बार ये हो जाएंगे कि Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R12 वेक्टर है। तो R12 को क्या करो, बाद वाले के सापेक्ष पहले को करना है, तो अपन ये कह देंगे कि देखो Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश है, वो अपन ये कह देंगे। अब देखो इनके बीच की दूरी अब ये हो गई क्या, तो अपन ये कह दें लगने वाला बल F12 है ही, तो लगने वाला बल अपन ये कह दें क्या, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ये इकाई सदिश की बात कर ली, हो गई क्या। अब इकाई सदिश को भी आपने लिखा है कि आपने ये बताया कि एक F को सर ऐसा लिख सकते हैं अपन, A वेक्टर अपॉन में A का मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो एक ही जगह R12 कैप कह दें तो ये क्या हो गया, R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड अपन कह देंगे, कह सकते हैं। अब ये भी अपन कह दें तो ये क्या होगा, देखो F12 वेक्टर इक्वल क्या होगा, K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर और R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड। ये भी धनात्मक मान और ये भी धनात्मक मान, तो इन दोनों को मैं एक साथ ही लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, देखो K Q1 Q2 R12 का मैग्नीट्यूड और इसकी क्या होगी, देखो अपन घन क्यूब अपन कर देंगे, दो घाती होगी एक घाती होगी तो क्यूब कर देंगे, और ये R12 वेक्टर से अपन कर देंगे, ठीक है। अब वही काम देखो
त्रिभुज अपन ये कह देंगे ओ बी ए लिख देंगे इस बार, या ओ ए बी लिख रहे हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो अपन ये कहेंगे ओ बी ए कह देंगे। और इसमें अपन इस त्रिभुज में वो क्या करेंगे, त्रिभुजों का सदिश योग नियम लगाएंगे। तो देखो अपन यदि ये कहेंगे तो यहां से देखो अपने पास क्या बनेगा कि ये कह दूं, मैं ये कह रहा हूं कि त्रिभुज ओ बी ए में सदिशों के त्रिभुज योग नियम से, योग नियम से, और योग नियम से अपन कहेंगे तो ये क्या हो गया R2 प्लस R12 वेक्टर बराबर क्या हो गया R1। किन्हीं दो देखो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, दो क्रमागत भुजाओं का मतलब इनकी डायरेक्शन वाली सेम बात मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। दो क्रमागत भुजाएं अपने पास दो सदिशों को व्यक्त करते हैं तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा इनके योगफल को व्यक्त करेगी, तो योगफल को व्यक्त करे तो R12 वेक्टर क्या हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो ये मान मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मान यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे लगाएंगे तो देखो क्या हो गया F12 K हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, R12 की मैग्नीट्यूड और इसकी पावर कितनी होगी 3 हो गई क्या, और ये हो गया R1 माइनस R2 वेक्टर हो गया, यही बना क्या। अब आपको देखो छोटी सी बात देखना, अब अपने बात देखो यहां से अपन देखो समीकरण नंबर ये अपन ने पहले उतार रखा दो, और ये मैं कर रहा हूं समीकरण नंबर 3 हो। अब देखना देखो कि आप देखो दो छोटी छोटी बात बताना पे, यहाँ पे देखो मैं ये लिखता हूं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, का स्क्वायर में कर देता हूं, और b माइनस ए का मैग्नीट्यूड और इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है ना। पहले तो देखो ये मैं स्क्वायर में करता, ये मैग्नीट्यूड में लूं तो मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा बराबर होता है। फिर मैं चाहे इसका स्क्वायर लूं, इसका स्क्वायर लें मैग्नीट्यूड का, ये भी बराबर होगा, और चाहे मैं इस मैग्नीट्यूड की क्या लूं क्यूब लूं तो ये भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ ये लाइन और ये जो लाइन मैंने समीकरण नंबर 2 में लिख रखी है अपॉन में, दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे। R12 मैग्नीट्यूड इसकी पावर 3, R21 मैग्नीट्यूड इसकी पावर 3 अपन कर देंगे, ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। ये जैसे अपन लोग बराबर कर देंगे तो चाहे आप देखो ये बल उठा के रख लो, ये हुआ क्या K Q1 Q2 अपॉन में इसकी जगह देखो अपन R12 की अपन पावर 3 है 3 अपन करें, और इसकी जगह अपन ये मान लगा दे क्या, ये हुआ, और ये क्या हो गया R1 वेक्टर माइनस है R2 वेक्टर। यहां से अपन क्या कर लें भाई, माइनस साइन है वो कॉमन कर लें, यहां से अपन देखो माइनस है वो यदि अपन कॉमन करते हैं तो देखो अपने पास क्या बनेगा, यहां से अपन देखो यदि कॉमन वाला जो पार्ट है वो अपन यदि करते हैं इस पद से तो देखो क्या हो गया F12 वेक्टर बराबर क्या हो गया K Q1 Q2 R21 की मैग्नीट्यूड का अपने पास क्या होगी पावर है वो अपन 3 लिख देंगे, और इससे माइनस कॉमन कर रहा हूं तो वो माइनस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया जहां देखो माइनस नहीं है वहां पे तो माइनस लगा दो भाई, और जहां से माइनस कॉमन हो गया वहां पे क्या कर दो प्लस कर दो, ये हुआ क्या। तो इसको अपन देखो ये लिख सकते हैं क्या K Q1 Q2 अपॉन में R21 क्यूब, और ये क्या हो गया R2 माइनस R1। अब ये इतना मान देखना है किसका हो गया समीकरण नंबर 2 ही है क्या, जो मैंने गोले में बंद किया उसको देखो कि अपने पास ये समीकरण नंबर 2 ही है क्या, और ये अपन ये कह दें ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कूलाम नियम के सदिश निरूपण में अपन ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कोई भी दो बिंदु आवेश लें और दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं Q1 Q2 के ऊपर और Q2 किसके ऊपर Q1 के ऊपर जो बल लगाते हैं वो बल परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में क्या होंगे विपरीत हो जाएंगे। अतः अपन ये भी कह सकते हैं कि कूलाम बल होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है, क्रिया के विपरीत यहाँ पे क्या होती है प्रतिक्रिया लागू होती है, ठीक है ना। तो ये अपन कूलाम नियम के सदिश निरूपण में अपन प्रूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स तरीके से अपन थोड़ा सा लेंथी चले गए, ठीक है ना। अब इसको देखो अपन थोड़ा सा देखो मैं इजी रूप में और आपको देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ छोटी छोटी लाइनों के रूप में अपन, ठीक है ना। इसको देखो अपन 2-4 लाइनों के रूप में भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और वो देखना देखो अपन ये कह सकते थे कि इन 4 लाइनों के रूप में अपन यदि करेंगे तो ये कह देंगे कि माना कि किसी निर्देश तंत्र में
निर्देश तंत्र में Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश स्थित हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 एवं R2 है। माना कि किसी निर्देश तंत्र में Q1 एवं Q2 दो बिंदु आवेश स्थित हैं जिनकी स्थिति सदिश R1 एवं R2 है। अब देखो ये यदि बात कह रहा हूं तो देखना, देखो अपना डायग्राम यही होगा क्या, मूल बिंदु हो गई, R1 दूरी पर कोई बिंदु आवेश Q1 हो गया, बिंदु A मान दिया, R2 दूरी पर कोई बिंदु आवेश Q2 हो गया, बिंदु B मान दिया। मूल बिंदु से तीर का निशान बाहर की ओर निकालते हैं। इतनी सी बात अपन ने इस थ्योरेटिकल को ये लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं, देखो Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 आवेश का स्थिति सदिश R21 वेक्टर है, ठीक है ना। जिसका देखो सापेक्ष ले रहे हैं तो देखो पहले वाले बाद वाले के सापेक्ष पहले का स्थिति सदिश ले रहे हैं तो देखो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश ही हो गया, ठीक है ना। और तथा मैं ये भी कह सकता था कि तथा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर है, F21 वेक्टर है। तो देखो अपने पास क्या होगा, F21 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R21 का स्क्वायर कर देंगे और R21 कैप कर देंगे। ये लाइन तो उसमें भी दी थी अपन ने, जब शुरुआत में अपन ने कहा था, तो ये अपन यहाँ पे इतना बता देंगे। यही लाइन फिर देखो, यही लाइन वापस से रिपीट करो, Q1 की जगह Q2 लिख दो और Q2 की जगह Q1 लिख दो। देखो ये लाइन लिखूंगा तो क्या होगा, Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 आवेश का स्थिति सदिश R12 वेक्टर है तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर है। तो देखो अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, इसको K होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, R12 का स्क्वायर होगा, R12 कैप होगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान। इतना सा काम देखो, ये कह रहा हूं जब Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश ले रहे हैं तो लगने वाला बल ये हो गया, स्थिति सदिश ही हो गया, ठीक है। जब अपन ये कह रहे हैं Q2 के सापेक्ष Q1 के ऊपर लगने वाला बल तो ये हो गया, और इसका स्थिति सदिश क्या कर रहा हूं, R12 वेक्टर कह रहा हूं। ये नहीं है कि दोनों तीर के निशान एक ही साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग है। पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी ये हो जाएगी। अब देखो इतना अपन समीकरण 1 और 2 लिख दी, तो आप डायरेक्टली याद रखो कि ये दोनों तो आपस में बराबर होते हैं। डायरेक्टली लिखोगे कि डायरेक्टली आप देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे कि डायरेक्टली जो पॉइंट है वो देखो अपन यहाँ पे लिख कर सिद्ध कर देंगे। देखो ये कह देंगे कि R12 का मैग्नीट्यूड बराबर होता है R21 का मैग्नीट्यूड। फिर अपन मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। कहां से बराबर होगा कि सर ये कैसे हो गया, आप चाहे देखो a माइनस बी का स्क्वायर खोल के देख लेना और चाहे b माइनस ए का स्क्वायर खोल के देख लेना, दोनों आपस में बराबर होते हैं। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर अपन बता सकते हैं। दूसरी बात, एक बात तो ये बता देंगे, दूसरा अपन ये कह देंगे कि R12 जो अपने पास है इसकी जगह माइनस R12 कैप लिख दो। इकाई सदिश जब भी अपन लिख रहे हैं तो माइनस निशान लगा के लिख दो, ठीक है ना। और वो डायरेक्टली कंडीशन अपन लगा रहे हैं तो इसमें मैं जो कंडीशन लगाऊंगा तो इस वाले पद में देखना, देखो समीकरण नंबर 2 की बात कह रहा हूं। समीकरण 2 से यदि मैं कहूंगा तो देखो मेरे पास क्या हो गया, F12 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 और ये क्या हो गया R21 का स्क्वायर और इसकी जगह R21 माइनस निशान और कैप, ठीक है क्या।
अब ये माइनस है वो कॉमन हो गया क्या, माइनस है सभी संख्या ऊपर वाले रहो पूरे के पूरे गुणा में ही तो है, तो गुणा में है तो उसकी जगह पर लोग क्या लगा देंगे F12 और ये क्या हो गया माइनस के Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 कर। अब ये इतना इतना मान देख लो अपने पास समीकरण नंबर 1 ही है क्या, तो ये अपने पास यदि समीकरण 1 है तो अपन इसको क्या लिख देंगे 0 क्या, तो इसका मतलब कूलाम बल है कि कूलाम बल को अपन कह दें कूलाम बल का सदिश निरूपण के द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कोई भी दो बिंदु आवेश है वो एक दूसरे के ऊपर यदि पहला आवेश दूसरे पे बल लगाता है दूसरा आवेश पहले के ऊपर बल लगाता है तो दोनों बल क्या होंगे परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में क्या होंगे विपरीत होंगे। तो ये अपन कूलाम नियम के सदिश निरूपण में सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और बताते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं कि कूलाम बल की दो विशेषताएं लिखिए या कूलाम बल की दो सीमाएं लिखिए या कूलाम बल के कोई दो गुण धर्म लिखिए, ऐसा देखो छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो अपनी हेडिंग है कि कूलाम बल की विशेषताएं कह देता है कई बुक वाले, तो कई इसको सीमाएं भी कह देगा और कई इसको अपने पास से ये भी कह देगा कि गुण धर्म भी कह देगा। कूलाम बल के कोई दो गुण धर्म लिखिए। देखो अपन ने परिभाषा लिखी थी याद होगा, तो कूलाम बल की देखो जब परिभाषाएं लिखते हैं तो अपन ने परिभाषा में लिखा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेश या स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कूलाम नियम का कथन यही लिखा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब देखो अपन पहला ही पॉइंट ये कह देंगे कि कूलाम बल केवल और केवल कूलाम बल क्या होगा केवल और केवल स्थिर आवेश या मैं इसको ये कह दूं बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। पहला काम कि कूलाम बल कब लगेगा, या तो आवेश स्थिर होना चाहिए और या अपने पास क्या होना चाहिए बिंदु आवेश। अब देखो तीन तरह आवेशों में तीन अपन ने भाग डिवाइड किए थे। पहला स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दूसरा गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तीसरा त्वरित वेग से गतिशील विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और अपने साथ क्या लेके आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, तो ये बात अपन यहाँ पे बता सकते हैं। पहला तो ये कह देंगे कि कूलाम बल केवल और केवल स्थिर आवेश या बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। दूसरा देखो, दूसरा अपन ये कह देंगे कि परिभाषा में देखो कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब कूलाम बल की प्रकृति कैसी हो गई, आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की भी हो सकती है। तो दूसरी विशेषता ये हो गई कूलाम बल की कि कूलाम बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण की होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण की होती है। दूसरी विशेषता अपन बता देंगे। तीसरी विशेषता और देखना है, तीसरी विशेषता ये होती है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना हो रही है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब अपन ये कह देंगे कि वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना होती है, दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना होती है। तो वे अपने पास सभी बल क्या होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, जिनकी क्रिया रेखा एक निश्चित बिंदु से गुजरती है। अब हमने दिशा भी बताई है, कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो अब हम देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट और बता सकते हैं कि कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है,
अनुदिश होती हैं। बोलो देखो तीसरा अपन है तीनों की। चौथा गुणधर्म देखना, कूलाम बल एक केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल होता है क्योंकि कूलाम बल केंद्रीय बल होता है क्योंकि कूलाम बल दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना करता है। ये बात भी अपन बताते हैं कि दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की अनुपालना करता है। इसका केंद्रीय बल है। या अपन ये भी दे सकते हैं इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। इसकी क्रिया रेखा एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, इस कारण अपन इसको क्या कह देंगे, केंद्रीय बल है वो अपन बता सकते हैं। पांचवी देखना कि कूलाम बल वो एक संरक्षी बल होता है। कूलाम बल क्या होगा, एक संरक्षी बल होता है। पढ़ा था क्या संरक्षी और असंरक्षी बल, ठीक है ना। तो संरक्षी और असंरक्षी बल होता है, तो कूलाम बल अपन यहाँ पे करें कि संरक्षी बल होता है। क्यों होता है इस चीज के बारे में अपन लोगों को संरक्षी बल की परिभाषा लिख देंगे। 3 परिभाषाएं लिखवाई थी मैंने, ठीक है ना। एक तो ये था कि जब कोई कण विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाए, उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो बल अपने पास संरक्षी होता है। एक किया गया कार्य होता है वो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो संरक्षी बल होता है। तो यहाँ देखो संरक्षी बल होता है। क्यों होता है, क्यों अपन ये लिख देंगे, क्योंकि कूलाम बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अब देखो उसके बाद में लास्ट वाला जो छठा है वो कई बार पूछ भी लेते हैं कि छठा गुणधर्म देखना कि कूलाम बल है वो अपने पास क्या होगा कि कूलाम बल की कोटि 10 की पावर -15 मीटर होती है। देखो परमाणु होता है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, परमाणु की त्रिज्या होती है, ठीक है ना। और इसका समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पे केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या माइनस है अपने परमाणु की देखो परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर होती है, ठीक है। तो अपन लोगों को ये कह रहे हैं कि कूलाम बल, यहां से लिख रहा हूं देखो, कूलाम बल की कोटि 10 की पावर -15 मीटर होती है। क्यों होती है उस चीज की अपन कह सकते हैं, कोटि का मतलब यहाँ तक की रेंज हो सकती है। अपन संख्या कुछ भी हो लेकिन 10 की पावर इतनी रहेगी, ठीक है ना। 10 की पावर -15 मीटर तक होती है। क्योंकि की बात अपन कर रहे हैं, तो 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। देखो जैसे अपने कह रहे परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10 की पावर -10 मीटर है, और यहाँ नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 10 की पावर -15 मीटर है, ये कह रहे। तो ये अपन यदि कह रहे तो जैसे देखो अपन इससे कम दूरी करेंगे तो 10 की पावर -15 मीटर से कम होगी, और कम होते ही नाभिक के उपस्थित नाभिक के अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। तो यहाँ पे कौन सा बल लगने लगेगा, नाभिकीय बल लगने लगेगा। इसका मतलब कूलाम बल की अब अंतराश होती है या कोटि होती है वो 10 की पावर -15 मीटर होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपन लोग कूलाम बल की सीमाओं में अपन बता सकते हैं, इनके गुणधर्म बता सकते हैं, इनकी विशेषता बता देंगे। तो ये अपन बता देंगे कूलाम नियम का सदिश निरूपण और कूलाम बल की अपने पास है, ये कह सकते हैं कि कूलाम बल की विशेषताएं या अपन सीमाएं या गुणधर्मों से अपन बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखो यहीं से अपन कूलाम नियम में, ये तो अपन यहाँ पे सदिश निरूपण में पढ़ा है कि 2 आवेश हैं तो लगने वाले बल अपन ने कैसे ज्ञात कर दिए। अब अपन 2 से ज्यादा आवेश होंगे तो अपन बल कैसे ज्ञात करेंगे, परिणामी बल, ठीक है ना। एक ही वस्तु के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हो तो वो उन बलों का अपन परिमाण जो अपन ये कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स है वो अपन ये कहते हैं परिणामी बल है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज अपन वहां पे पढ़ेंगे एक बात। दूसरा उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत बल रेखाएं,
फिर अपने पास यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, फिर विद्युत द्विध्रुव घूर्णन, फिर उनके अक्षीय और निरक्षीय 4 नंबर के जो दो अपने पास बड़े बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर गाउस के नियमों के अनुप्रयोग, जिसके 3 अनुप्रयोग इस बार दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, देखो इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो 4 नंबर के लिए अपने को 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग, तो 5 क्वेश्चनों में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आना है। और फिर उसके लिए अपन छोटी छोटी बातें जो अपने पास इस यूनिट में टोटल यूनिट है वो 7 नंबर की है, तो 3 ही नंबर के लिए इस चैप्टर को और अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां तक कि आपके पास देखो नोट्स है वो अपने ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं, वो आप अपने नोट्स है वो तैयार कर लें। धन्यवाद।